हमारे साथ बात करने के लिए बॉलीवुड के लीजेंड एक्टर विनय श्रीवास्तव साहब हैं और आप लखनऊ से ताल्लुकात रखते हैं। पुराने टाइम का जो दूरदर्शन केंद्र हुआ करता था, जिसे हम और आप लोग देखा करते थे, अक्सर आपकी टेलीफिल्में, टीवी सीरियल, धारावाहिक, जिसको बिना देखे हम लोग सोते नहीं थे, आज हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं साक्षात्कार के इस अंक में। और सबसे पहले तो आपका स्वागत है कि आप मुंबई में हैं और आपके दर्शन हुए। तो थोड़ा सा मैं आपके इस बॉलीवुड में आप और फिल्मों में, टीवी सीरियल में किस तरीके से उस ज़माने में आपने सोच रखी कि मुझे बॉलीवुड करना है, सिनेमा करना है, धारावाहिक करने हैं, टेली फिल्में करने, कैसे एकदम आपके आया जहन में? शुरुआत तो मैंने रंगमंच से ही की थी और सही मायनों में रंगमंच शुरू किया था मैंने 1979 से। हालांकि उसके पहले भी नाटक किए थे मैंने। सन 63 में मेरा पहला नाटक हुआ था, उसका नाम था गुनाह, जिसमें अपने ज़माने की मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस सोना चटर्जी साहिबा थी। ये लखनऊ आई थी थिएटर करने के लिए, तो मेरा चयन उस नाटक में हुआ था। मेरी उम्र लगभग 14 या 15 साल की रही होगी। पहला नाटक किया था, अच्छा लगा, लोगों की प्रशंसा मिली, तो मुझे लगा कि मुझे थिएटर करना चाहिए। लेकिन कॉलेज लाइफ थी, पढ़ाई में व्यस्त था, इसलिए ज़्यादा समय दे नहीं पाया। फिर उसके बाद मैंने नाटक किया सन 75 में, जब मैं भारतीय खाद्य निगम में मुलाजिम हो गया। 75 के बाद सन 1979 में लखनऊ की एक नाट्य संस्था थी, संकेत, बड़ी मशहूर संस्था थी। उनके कर्ता धर्ता श्री के.बी. चंद्रा साहब ने मुझे देखा मंच पर काम करते हुए। उन्होंने मुझे इनवाइट किया और अपना पहला नाटक, पहला राजा, जिसका नाम था जगदीश चंद्र माथुर जी का लिखा हुआ, बहुत शानदार प्ले था। इसमें शीर्षक भूमिका मुझे अलॉट की, पहला राजा की, और इसकी प्रशंसा दर्शकों ने बहुत की। तब मुझे लगा कि मैं शायद थिएटर कर सकता हूँ। तब मैंने शुरुआत की। लगातार सन 1979 से लेकर के अब तक लगभग 250 के नाटक कर चुका हूँ मैं। हर तरह की भूमिका निभाई है उसमें, ऐसा कोई भी रोल नहीं बचा होगा जो शायद न किया हो। लेकिन अभी भी लगता है कि कुछ करना बाकी है, कुछ चुनौतीपूर्ण भूमिका करना बाकी है, और वो चुनौतीपूर्ण भूमिका कब मिलेगी ईश्वर जानता है। एक सवाल यहाँ पर पैदा होता है, होता है जी, कि उस ज़माने में आपने अपने बाबूजी और अम्मा जी को किस तरीके से मना लिया कि उनका बेटा बॉलीवुड में जाएगा? क्योंकि उस ज़माने में तो ये रहता था कि हमारा बेटा पढ़ लिख के कोई प्राइमरी का मास्टर हो जाए, टीचर हो जाए, वकील हो जाए, या कहीं छोटी मोटी नौकरी पर मुलाजिम हो जाए। तो किस तरीके से आपको आज्ञा मिली और किस तरीके से कितनी दिक्कतें हुई? कब आपने उनको बोला डैड को जाके कि मम को जाके, नहीं भाई मैं अब ये नहीं, ये करूँगा, मैं आपकी इच्छा के विरुद्ध करूँगा लेकिन करूँगा? उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं, मेरे पिताजी ने, मेरी माँ ने, क्योंकि मैं सर्विस में ऑलरेडी आ गया था और ठीक ठाक नौकरी थी मेरी, सम्मान था, पद अच्छा था। एक नाटक कर रहा था मैं, हर सिंगार, लखनऊ में, 1984 की बात है। तब मुंबई से एक आयम कुन्नू साहब अपनी टीम लेके आए थे एक फिल्म शूट करने के लिए। उसका नाम था मैं चुप नहीं रहूँगी। उसमें जमुना थी, गजेंद्र चौहान थे, उपेंद्र सूद थे। उनका विलेन जो था वो बीमार पड़ गया, वो मुंबई से चल नहीं पाया, तो हमारा प्ले देखने आए, उनको हमारा रोल अच्छा लगा। उन्होंने मुझे वहीं हॉल में ही साइन कर लिया, मुझे 101 रुपया दिया, बोले कल से आप मेरी फिल्म कर रहे हैं। और नेक्स्ट डे से मैंने शुरुआत कर दी। तो जो मेरे पिताजी को, मेरी माँ को मालूम हुआ, तो उन्हें खुशी हुई कि चलो ठीक है, फिल्मों में काम करने का शौक़ था, वो लखनऊ घर बैठे ही पूरा हो गया। फिल्म शूट हुई, वहाँ से लेके लखनऊ से लेके बम्बई तक फिल्म रिलीज हुई और उसको रिस्पांस अच्छा मिला। 25 हफ्ते चली थी फिल्म वो, यूपी दिल्ली टेरिटरी में, और बड़ा प्रशंसा मिली थी हमारे रोल को। मैं उसमें मुख्य खलनायक था। तो पिताजी की तरफ से या माँ की तरफ से कभी कोई उन्होंने हमें रोका नहीं, रोक टोक नहीं लगाई। उन्होंने कहा तुम समझदार हो, कर रहे हो, करो। उसी दरमियान मुझे B.R. इशारा साहब ने भी ऑफ़र किया, तब मैं बम्बई आ गया। और बम्बई आने के बाद ये मेरा वक्त था सन 1990, और इकट्ठी 4 फिल्में दी उन्होंने मुझे। मेरा सौभाग्य है कि मुझे बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला। राजेश खन्ना साहब, राज बब्बर जी,
मीनाक्षी शेषाद्री जी, शबाना आजमी जी, अमजद खान साहब, AK हंगल साहब, कई एक्टर जो उस ज़माने के लीजेंड थे, उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला। श्याम बेनेगल साहब से भी भेंट हुई, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किया, फिर अभी संविधान किया। तो सुशील जी, ये जो अभिनय यात्रा है वो रुक रुक के चल रही है लेकिन विराम नहीं लिया है, चल रही है। कोई अच्छा रोल मिलेगा कर लूँगा। उस दौर में और आज के दौर में क्या एज ए एक्टर आपको तब्दीली नज़र आती है बॉलीवुड? क्या बॉलीवुड उसी पटरी पर चल रहा है या नहीं चल रहा है, या कहीं और दूसरे ट्रैक पर चल रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि उस ज़माने में जो एक मान सम्मान कलाकार को मिलता था, वो संभवतः अब शायद नहीं मिल रहा है। क्योंकि मैंने अभी भी कुछ फ़िल्में की, जैसे कि गुमनामी एक फ़िल्म की थी मैंने सुभाष चंद्र बोस जी की पर, और एक ऋषि कपूर के साथ मैंने अनुराग कश्यप जी की, अनुराग का क्या नाम था उनका, मुल्क, हाँ, मुल्क में मैंने काम किया था। तो उसमें तो खैर अच्छा मान सम्मान मिला, लेकिन और जो जो बम्बई में इस वक्त ट्रीटमेंट है कलाकारों से, वो अच्छा नहीं मिल रहा है। अब कास्टिंग डायरेक्टर पैदा हो गई है, एक नई चीज़ पैदा हो गई, उस ज़माने में थी ही नहीं। डायरेक्टर से मुलाकात होती थी, वो रोल फाइनल कर देते थे। अब डायरेक्टर के हाथ में कुछ रहा ही नहीं है। अब जो चैनल कहेगा या जो प्रोड्यूसर कहेगा, जहाँ पे पैसे कम देने पड़ेंगे, वो समझौता करना पड़ता है कलाकार को रोज़ी रोटी चलाने के लिए। और मैं अपने लिए जहाँ तक कह सकता हूँ सुशील जी, कि मैं डेप्थ ऑफ रोल में विश्वास करता हूँ, लेंथ ऑफ रोल में विश्वास नहीं करता हूँ। ठीक है, पैसा मिलता है, लेकिन इतना पैसा कलाकार को नहीं मिलता है कि वो सर्वाइव कर सके। इस वक्त इतनी भीड़ हो गई है कलाकारों की, इतना कंपटीशन हो गया है कि कलाकार बेचारे हज़ार हज़ार, 1200, 1500 रुपये में काम करने में तैयार है। ये स्थिति आज की है, जैसा कि मुझे लगता है। ज़्यादा तो मैंने काम नहीं किया है अभी मुंबई में, ये साल 2 साल पहले की जो स्थिति थी वो बता रहा हूँ। कौन कौन सी फिल्में हैं या टीवी सीरीज हैं या टेलीफिल्म्स हैं जो आपके दिल के बहुत करीब है, जिसमें आपने अभिनय किया है? एक तो बीबी नातियों वाली शुरुआत में बहुत अच्छा सीरियल था लखनऊ दूरदर्शन का, पूरे हिंदुस्तान में उसको पसंद किया गया। उसके बाद एक टेलीफिल्म थी हमारी, पीतल का टुकड़ा, बहुत अच्छी कहानी थी और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। उसको जापान में डब करके जापानी भाषा में चलाया गया और बहुत पसंद की गई। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में मैंने 4 एपिसोड्स किए थे, मैंने उसमें अपनी वॉइस भी दी थी, तो मुझे उनके साथ, श्याम जी के साथ काम करने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। प्लस मुझे जो फ़िल्में मैंने 4 की थी बताया आपको, जो 2 रिलीज़ हुई थी, जैसे जन्म से पहले और सौतेला भाई, ये हमारे दिल के करीब हैं, जिसमें राजेश खन्ना साहब के साथ काम करने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा मुझे इसमें। चलते चलते आप जो नई पौध है, नए एक्टर हैं जो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उन लोगों के लिए क्या नसीहत देना चाहेंगे? धैर्य बनाए रखें और ईमानदारी से प्रयास करें। दौड़ भाग बिल्कुल ना करें कि एक नाटक किया और मुंबई भाग गए या इंडस्ट्री में चले गए। जब तक धैर्य नहीं होगा, जब तक अभिनय का नहीं सीख पाएंगे कि अभिनय आखिर होता क्या है। अभिनय के बारे में बहुत जानकारी चाहिए, विस्तृत विषय है ये। जब तक उसके बारे में आप नहीं समझ पाएंगे, तब तक आप कैमरा फेस करने के लायक नहीं है। भीड़ में खड़े हो जाएं, कोई बात नहीं है। परिश्रम, लगन और धैर्य। मेरे सामने कुछ पुस्तकें रखी है, क्या आप दिखाना चाहेंगे कि जिनका आप अध्ययन करते हैं, क्योंकि आपको पढ़ने का शौक है और काफ़ी आप? ये है जी पंडित सीताराम चतुर्वेदी जी जी का जी लिखा जी हुआ भारतीय और पाश्चात्य जी रंगमंच। जी इसमें इतना विस्तृत ज्ञान दिया है रंगमंच के बारे में जी कि रंगमंच कब से शुरू हुआ। भारतीय रंगमंच तो है ही इसमें, अलावा इसके पाश्चात्य रंगमंच में इवन जापान का, रोम का, इंग्लैंड का, चाइना का, सब थिएटर के बारे में दिया हुआ है। और इसको जब मैं पढ़ता हूँ तो खो जाता हूँ इसमें कि वाकई रंगमंच, इसे 5वां वेद क्यों कहा गया है, इसीलिए कहा गया है। और इसकी रचना जो की गई है, 5वां वेद कहलाते हैं, और हर वेद से कुछ न कुछ लेकर के इसको रंगमंच भारतीय बनाया गया है। 4 वेद हैं, अपने चारों वेदों से लिया गया है। इसके बारे में ये कहा गया है, नाट्यम ऋग्वेदात्
यजुर्वेदाद भिलनान गीतमेव सामभ्यो गीतमेव चा रसानारथम वड़ादपि, यानी कि ऋग्वेद से नाट्य आलेख, यजुर्वेद से अभिनय, सामवेद से संगीत और कला, और रस जो हैं 9 रस वो लिए गए हैं अथर्ववेद से। तब ये 5वें वेद की रचना की गई है। और ये भी कहा है कि इसमें जो है वो हर चीज़ इसमें शामिल है, जैसे कि न तत्शिल्पम न सा विद्या न सा कला न सा योगे न सा तत्कर्म नाट्य इसमें अन्य दर्शते। ऐसी कोई विद्या नहीं है, ऐसी कोई कला नहीं है, ऐसा कोई ज्ञान नहीं है, ऐसा कोई शिल्प नहीं है जो रंगमंच में ना हो, थिएटर में ना हो। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र पढ़ना चाहिए, हर एक को पढ़ना चाहिए जो अभिनय विधान में है, उसे मालूम तो होना चाहिए कि है क्या। साक्षात्कार और सुशील गंगवार से बात करने के लिए शुक्रिया।